नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेंटर फॉर एम्बिशन ने विविध सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें पहला टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात एसडीजी का है। आज हम एसडीजी को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे, जिससे इससे आने वाले प्रत्येक प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सके। यूपीपीसीएस की परीक्षा हो चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में एसडीजी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एसडीजी का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यह केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, बल्कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ निबंध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब ऐसा है क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, आज 21वीं शताब्दी में विश्व के समक्ष अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। जिन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता ह्रास की है। एक तरफ तो ये समस्याएं हैं, दूसरी तरफ और भी समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता। इन तीनों को ही एक साथ समावेशन के साथ सुधारने के लिए एसडीजी का कंसेप्ट आया है। औद्योगिकरण के बाद, जैसा कि आपको पता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई और औद्योगिकरण की सबसे बड़ी विशेषता थी मशीनीकरण। पहले जो उत्पादन मनुष्य द्वारा और पशुओं द्वारा किया जा रहा था, अर्थात उत्पादन में मनुष्य और पशु ये दोनों ही शक्ति के साधन के रूप में कार्य कर रहे थे, वहीं मशीनीकरण के कारण अब मशीनें उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने लगी। अब मशीनों को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाने लगा और इस ईंधन में मूल रूप से जीवाश्म ईंधन प्रयोग किया जाने लगा। ये जीवाश्म ईंधन ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसी समस्याओं का आधार बना या कारण बना। दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण उत्पादन एकदम से बढ़ गया, जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं भी पूरी होने लगी। यही कारण है कि धीमे धीमे जनसंख्या की बढ़ोतरी भी होने लगी। इस जनसंख्या ने जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उनके दोहन को बढ़ा दिया। तो यही सब कारण रहे जिनने हमारी पूरी मानवता के समक्ष, पूरी पृथ्वी के समक्ष कई सारे संकट उत्पन्न कर दिए। एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा था, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई थी। इन्हीं से निपटने के लिए एसडीजी का कंसेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्यों का कंसेप्ट आया। अब सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें सतत विकास क्या होता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात एसडीजी के टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि सतत विकास लक्ष्य होते क्या हैं या सतत विकास क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। तो गोल्स को समझने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने के लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या है आखिर। ठीक है, आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या है। सतत विकास, ठीक है। देखिए, सतत विकास की जो परिभाषा है वो सबसे पहले 1987 में दी गई थी। ठीक है, 1987 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी ये सतत विकास की परिभाषा? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के द्वारा दी गई थी इसे। उस समय जब ये परिभाषा दी गई थी सतत विकास की, उस समय इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ब्रंटलैंड थे। कौन थे? ब्रंटलैंड, है ना, ब्रंटलैंड थे। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रंटलैंड। इस वजह से जो सतत विकास की परिभाषा दी गई है उसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो सतत विकास की परिभाषा दी गई थी 1987 में, उसे ब्रंटलैंड रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 या 25 में आया था ब्रंटलैंड से संबंधित। तो समझिए, तो सतत विकास की पहली परिभाषा कब दी गई थी? 1987 में। किसके द्वारा दी गई थी? विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा। और तत्कालीन समय में इस विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ब्रंटलैंड थे। इसलिए इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि सतत विकास आखिर क्या होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ठीक, तो समझिए, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने की क्षमता प्रभावित न हो। ठीक है, तो यहां पर अब ये समझें, देखिए आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में यह जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ को पार कर चुकी है। ठीक है, साथ ही आपको यह भी पता है कि भारत की जनसंख्या भी 140 करोड़ को पार कर चुकी है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की क्षमताएं सीमित हैं और इस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं, लेकिन निरंतर बढ़ती जनसंख्या, मनुष्यों के लालच ने जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नोचना घसीटना प्रारंभ कर दिया है। उनका दोहन नहीं कर रहे हैं, उनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, अर्थात नोच रहे हैं, घसीट रहे हैं। ठीक है, इस वजह से पूरी पृथ्वी कराह उठी है। ठीक, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही, इसी प्रकार का औद्योगिकरण चलता रहा, तो 100 साल के अंदर पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। उनका नाम स्टीफन हॉकिंस था। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि यदि इसी प्रकार से पृथ्वी के संसाधनों की लूट खसोट चलती रही तो अगले 100 सालों में पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। ठीक, तो अब क्या है कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वर्तमान समय की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या संसाधन बचे रहें। ऐसा न हो कि सारे संसाधन हम ही समाप्त कर जाएं और 100 साल बाद ही पृथ्वी आग का गोला बन जाए, अर्थात हमारी आगामी पीढ़ियां ही समाप्त हो जाएं, पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा न हो, इसके लिए सतत विकास की अवधारणा दी गई है। तो सतत विकास कैसा है कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो दोहन है, उनका जो प्रयोग है, बड़ी सावधानी पूर्वक ईमानदारी से करना है, जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को छोड़कर जाएं। ऐसा ना हो कि हम अपने जीते जी ही सारे जंगल, नदी, जल सबको समाप्त कर जाएं। ठीक, अब आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी? सतत विकास की जो परिभाषा आई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई कि मनुष्य के लालच ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अत्यधिक बढ़ा दिया। ठीक है, हर व्यक्ति को लाभ अर्जित करने के लिए, हर व्यक्ति जो है लाभ अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है। वह सिर्फ लालच के वशीभूत होते हुए अधिक से अधिक प्राकृतिक शोषण करता जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक जमीन चाहिए, लोगों को बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज लगानी है, अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन बहुत तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, ओके। दूसरा, वनों की कटाई एवं हरित क्षेत्र की कमी।
अब आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, आपको हाईवेज बनाने हैं, आपको डैम बनाने हैं, तो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई करते जा रहे हैं, हर क्षेत्र कम होता जा रहा है, मतलब जो ग्रीन कवर है वो कम होता जा रहा है ना। जल एवं वायु प्रदूषित होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, ठीक है, ओके। जैव विविधता समाप्त होती जा रही है। जब आप वन को ही समाप्त करते जाएंगे तो वनों में रहने वाले जीव भी समाप्त होते जाएंगे, तो जैव विविधता भी समाप्त होती जा रही है और गरीबी एवं असमानता बढ़ती जा रही है, अर्थात गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए ही सतत विकास का कंसेप्ट दिया गया। अब जो सतत विकास का कंसेप्ट दिया गया है, इस कंसेप्ट को 3 स्तंभों के आधार पर दे सकते हैं कि हमें करना क्या क्या है, सतत विकास क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको जरूर ढंग से याद होना चाहिए कि सतत विकास की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। एक तरफ हमें क्या करना है कि आर्थिक स्थिरता भी लेकर आनी है, ठीक है, कि जो गरीबी है, गरीबी दूर करनी है, लोगों को आय के साधन प्रदान करने हैं, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इतनी क्षमता उन्हें प्रदान करनी है। दूसरा क्या करना है हमें, सामाजिक समावेशन, है ना, सामाजिक समावेशन करना है, अर्थात गरीब और अमीरों के जो बीच जो खाई है, उस खाई को समाप्त करना है। गरीब और अमीरों के बीच जो लगातार निरंतर खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को भी कम करना है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है क्या, कि पर्यावरण संरक्षण करना है ना, क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण। तो जो सतत विकास की अवधारणा है, इन्हीं तीनों पिलर्स पर आधारित है, ठीक है। इन तीनों को ही साथ लेकर चला गया है, ठीक है। इन तीनों में इस प्रकार का सामंजस्य बनाया जाए कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो सके, जो अमीर और गरीब के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो असमानता है, महिला और पुरुषों के बीच जो असमानता है, वो असमानता भी समाप्त हो सके, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। तो इन तीन पिलर्स पर टिका हुआ है सतत विकास। तो सतत विकास का पहला उद्देश्य तो यही है कि पर्यावरण संरक्षण करना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, आर्थिक स्थिरता प्रदान करनी है, आर्थिक स्थिरता प्रदान करनी है। तीसरा क्या है, सामाजिक, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से पूछा जाएगा कि सतत विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पिलर नहीं है, सतत विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पिलर को शामिल या किस स्तंभ को शामिल नहीं किया जाता है। तो 3 तो ये पता है, चौथा कोई दूसरा दे देंगे। और इसके अलावा जब आप मुख्य परीक्षा का सामना कर रहे होते हैं, तब अगर सतत विकास से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इस तरीके से आप अगर लिख कर आएंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और नंबर आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब अगली बात करते हैं हम कि सिद्धांत क्या है ना, सतत विकास किन सिद्धांतों पर काम करता है। पहले हमें यह पता चला कि सतत विकास है क्या, ठीक है। तो ऐसा विकास जिसमें आज की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आज के जो भविष्य की पीढ़ियां है उनके लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। इसका कंसेप्ट क्यों आया, इसकी संकल्पना क्यों आई, इसकी संकल्पना इसलिए आई कि क्या होता जा रहा था, संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता जा रहा था, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा था, प्रदूषण हो रहा था, ठीक है। इन सभी कारणों से इसका कंसेप्ट आया। 3 पिलर्स हैं जिनके बारे में अभी पिछले उसमें चर्चा की हमने। अब ये समझिए कि सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत तो यही रहेगा, ठीक है, कि हमें जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है। क्या करना है, संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना है, ठीक है, ओके। कि संसाधन जो है उनको ऐसे ही नहीं लालच के वशीभूत होते हुए समाप्त नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि आज की पीढ़ी को भी लाभ हो, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रहे। दूसरा पीढ़ी की समानता, ठीक है, ओके, कि जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, मतलब इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संतुलन बना रहे। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारे समय में नदी में इतना पानी रहा करता था, ठीक है,
हमारे समय में दूध इतना अच्छा आया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और जब आपकी अगली पीढ़ी आएगी तो ये चीज़ें और भी समाप्त हो जाएंगी, है ना। नदियों में पानी और भी समाप्त हो जाएगा, कई सारी नदियाँ भी समाप्त हो जाएंगी, है ना, जल जंगल सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये गैप हो जाएगा कि एक पीढ़ी ऐसी थी जिसको प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। तो हमें इस अंतर को समाप्त करना है, यहाँ पर संतुलन बनाए रखना है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग हमने किया है, वही प्राकृतिक संसाधन हमारी भविष्य की पीढ़ियों को भी प्राप्त हो। अगला है अंतः पीढ़ी समानता, मतलब इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी। समाज के सभी जो वर्ग है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, उन सभी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का की पहुंच मिले, ठीक है, वहां तक वो पहुंच सकें, है ना, और उससे अपने जीवन को आसान बना सकें। ऐसा नहीं कि पानी एक वर्ग को मिल रहा है, दूसरे वर्ग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पेयजल की समस्या बनी हुई है, पेयजल को लेकर आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में कितनी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक, इसके अलावा हमें प्रदूषण को समाप्त करना है, ठीक है, ओके। हमें एहतियाती सिद्धांत को देखना है, मतलब कि हमें पर्यावरण क्षति से पहले सुरक्षात्मक कदम उठाना होगा। अब ये नहीं कि जब कोई कार्य हो जाएगा उसके बाद हम उसके लिए उपाय करेंगे। हमें क्या करना है कि प्रिकॉशनरी उपाय करने हैं, कि कोई अगर बीमारी होने वाली है तो उससे पहले ही हम सुरक्षात्मक उपाय कर लें कि बीमारी होने का खतरा कम से कम हो, या यूँ कहें कि अगर बीमारी होती भी है तो उससे कम नुकसान हो। जैसे मान के चलिए कि तटीय इलाकों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है, तटीय इलाकों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, और ये चक्रवात जो हैं बड़ी मात्रा में जन एवं धन हानि करते हैं। अब हमें इस प्रकार के उपाय करने, चक्रवात तो आएगा, उसे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमें इस प्रकार के उपाय करने हैं कि इससे होने वाली क्षति कम से कम हो। जैसे हमें पहले से उसके लिए स्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत संरचना तैयार करनी है, ठीक है, हमें अपना जो मौसम पूर्वानुमान सिस्टम है उसको सही करना है, ठीक है, जिस समय चक्रवात आ रहा है उस समय सुरक्षा एवं राहत जो कदम है उनको सही से पीड़ितों तक पहुंचाना, तो ये सारे कार्य करने हैं, ठीक है। और जन भागीदारी, कोई भी कार्य है बिना जन भागीदारी के सुनिश्चित नहीं हो सकता है। तो यदि हमें सतत विकास को प्राप्त करना है तो हमें जन भागीदारी पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको बता ही दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सतत विकास का कंसेप्ट आ गया, कि परिभाषा आ गई, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है वो रियो सम्मेलन हुआ है। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में हुआ था, इसलिए इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे प्रमुख सम्मेलनों में से एक है, जिसका आयोजन सतत विकास की परिभाषा आने के बाद हुआ। और इस सम्मेलन में सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख चीजें कही गई। जैसे सबसे पहले एजेंडा 21, ठीक है, सबसे पहले कौन था एजेंडा 21, 21वीं सदी के लिए सतत विकास का वैश्विक कार्य योजना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर व्यापक दिशा निर्देश। ठीक, अर्थात एजेंडा 21 जो था वो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है उसका एक प्रमुख विचार था, ठीक है, उसकी ये प्रमुख उपलब्धि थी। इसका उद्देश्य सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर आधारित था, ठीक है, कि हमें यदि 21वीं सदी को बेहतर बनाना है तो निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान देना होगा। जैसे हमें संसाधनों का उचित दोहन करना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, गरीबी भुखमरी बेकारी को दूर करना होगा, ठीक है, इन सब पर ध्यान देने की बात कही गई थी। इसके अलावा रियो घोषणा हुई है, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन, इसमें 27 सिद्धांतों को अपनाया गया है। कितने सिद्धांत? अब ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है, सतत विकास तक पहुंच रहे हैं, हम लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं, उसकी लेकिन पृष्ठभूमि तो समझनी हमें कि अब क्वेश्चन ये कई बार आया है कि जो एजेंडा, ठीक है, जो एजेंडा
21 हैं वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित है, ये पेरिस सम्मेलन से संबंधित है, ये रियो सम्मेलन से संबंधित है, ये क्योटो सम्मेलन से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो याद रखना है हमें कि जो एजेंडा 21 है वो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा क्या बन रहा है कि जो रियो घोषणा पत्र है इसमें कितने सिद्धांतों को अपनाया गया? ठीक है, तो रियो घोषणा पत्र में 27 सिद्धांतों को अपनाया गया है। तीसरा, ठीक है, इसमें कुछ कन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, यहां पे 2 कन्वेंशन दिए हैं, जलवायु परिवर्तन अभिसमय UNFCCC, जैव विविधता अभिसमय CVD। ठीक है, यहां पर एक और कन्वेंशन हुआ है, उसके बारे में समझिए। हमें सतत विकास को ही पाना है, मुख्य उद्देश्य तो क्या था? सतत विकास। ठीक है, अब उसके लिए कई सारे कन्वेंशन हुए हैं, किसके तहत? रियो सम्मेलन के तहत। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है उसमें कुछ 3 प्रमुख अभिसमय मतलब कन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, 3 प्रमुख कन्वेंशन हुए हैं, जिसमें पहला कन्वेंशन है जो उसमें दिया है UNFCCC। ठीक है, दूसरा कन्वेंशन है जो इसी में हुआ है CBD, और तीसरा कन्वेंशन जो है इसमें हुआ है उसका नाम है UNCCD। ये 3 प्रमुख कन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, पहला कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, दूसरा जो पहला कन्वेंशन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक कन्वेंशन था। ठीक है, एक समझौता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा था CBD। ये क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता अभिसमय, अर्थात जैव विविधता के विकास के लिए, जैव विविधता के ह्रास के लिए ये कन्वेंशन था। और तीसरा कन्वेंशन था UNCCD, अर्थात यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, अर्थात मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, किसको रोकने के लिए? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए था ये। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये 3 कन्वेंशन हुए हैं। इसके अलावा इसमें एजेंडा 21 आ गया, ठीक, और रियो घोषणा पत्र आ गया, और चौथा है वन सिद्धांत। मतलब वन सिद्धांत के अंतर्गत हमें वनों का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो याद रखना है कि सतत विकास को पाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हमारे पास 3-4 कुछ काम प्रमुख किए गए हैं, जिनमें एक UNFCCC, एक CBD, एक UNCCD, दूसरा एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र जो है इसमें जो है कितने सिद्धांत शामिल किए गए थे? 27 सिद्धांत शामिल किए गए थे। ठीक है, तो यहां तक पहुंचे हम लोग। अब आगे समझिए। अब क्या हुआ? इसके बाद जब इतना हो गया, अब 1992 में ये सारी चीजें आई। ठीक है, 1992 तक ये सारी चीजें आ गई थी, अर्थात ये 20वीं शताब्दी का अंत ही चल रहा था, है ना? 20वीं शताब्दी थी उसका अंत ही चल रहा था। अब हमें 21वीं शताब्दी को बेहतर करने पर बल देना था। ठीक है, तो इसके लिए सतत विकास को ध्यान में रखते हुए ही इसके लिए सबसे पहले सन 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए, जिनकी इन्हें कहा जाता है MDG। क्या कहा जाता है इन्हें? MDG। ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कब आए हैं? ये 2000 में। ठीक है, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है 2000 में आए हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 8। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा पूछा जाता है। जैसे SDG के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें पता है कि SDG की संख्या कितनी है? 17। इनके गोल्स कितने हैं? 169। तो सतत विकास को पाने के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो सन 2000 में किया गया था, जिन्हें सहस्त्राब्दी, जो नई सदी शुरू हुई है 1000 सालों की, 2000 समाप्त हो गए, सन 2000 समाप्त हो गया। ठीक है, सन 2000 के बाद
ठीक है, एक नई सहस्त्राब्दी शुरू हो गई, है ना। सहस्त्राब्दी का अर्थ है 1000 साल का समय, ठीक है। ये समय कब से शुरू हुआ? 2001 से लेकर ये समय रहेगा सन 3000 तक, ये समय शुरू हो गया। तो इसको बेहतर करने के लिए 2001 से लेके सन 3000 तक के समय को बेहतर करने के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य घोषित किए गए, ठीक है। अब तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के बारे में ये सब आपकी पृष्ठभूमि है, किसकी पृष्ठभूमि है? ये सतत विकास लक्ष्यों की। तो जो इन्हें कहा जाता है शॉर्ट में MDGs, है ना। कब घोषित किए गए हैं ये? सन 2000 में। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और इनका जो कार्यकाल था, कितने समय में ये लक्ष्य प्राप्त करने थे? सन 2000 से लेकर 2015 में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना था, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए इनकी कितनी संख्या थी? 8। क्या था? सबसे पहले अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन। तो बहुत बड़ी समस्या थी गरीबी की, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना है। जब तक मनुष्य का, मानव का पेट नहीं भरा होगा, तब तक वह पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के बारे में सोच नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या था? गरीबी और भुखमरी को दूर करना था। दूसरा लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, कि सभी लोगों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे वो पढ़ना लिखना, दवा का नाम पढ़ना इत्यादि सब कुछ सीख सकें और उन्हें एक बेसिक अक्षर ज्ञान हो सके। अगला था लैंगिक समानता को बढ़ाना, ठीक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, 21वीं शताब्दी को महिला सशक्तिकरण की शताब्दी कहा जाता है। तो उसमें ये लक्ष्य भी शामिल किया गया था कि हमें महिलाओं को समानता प्रदान करनी है, उन्हें सशक्त बनाना है, ठीक। अगला है बाल मृत्यु दर में कमी लेके आना, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, है ना। इसे क्या कहते हैं? IMR कहते हैं, ठीक है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी लेके आना, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कितने पर जोड़ी जाती है। तो याद रखना कि जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, इनमें से जितने बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उसी को 1 साल के अंदर, है ना, 1 साल की जोड़ी जाती है ना, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इसको कम करना है। वर्तमान में भारत की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 28 है, ठीक है। ओके, अगला है मात्र जो स्वास्थ्य है, इसमें सुधार करना है। HIV एड्स मलेरिया अन्य रोगों से मुकाबला करना है। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करनी है और वैश्विक विकास हेतु साझेदारी विकसित करना है। मतलब सभी देशों के बीच साझेदारी करनी है, जिससे वैश्विक विकास को सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही सतत विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके, ठीक। ओके, लेकिन 2015 के बाद, ठीक है, 2015 में इनका समय पूरा हो गया, ठीक है। किसका? 2015 में MDG का समय पूरा हो गया। कुछ चीजें अचीव हुई, इसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें से कुछ प्राप्त किए गए तथा कुछ अधूरे छूट गए, है ना। कुछ अचीवमेंट हुए भी, लेकिन पूरी तरीके से उन लक्ष्यों को अचीव नहीं किया जा सका। इनका समय भी पूरा हो गया और इनकी कुछ सीमाएं भी थी, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब MDG थे तो SDG क्यों, ठीक है, SDG क्यों आए? कारण क्या था कि MDG का समय पूरा हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इनका कार्यकाल कब तक था, समय सीमा, है ना। इनकी जो समय सीमा थी वो 2000 से लेकर 2015 तक थी, अभी भी बताया था, ठीक है। तो इनकी समय सीमा कंप्लीट हो गई। दूसरा क्या है कि जो इनकी उपलब्धियां थी, ठीक है, उपलब्धियां अपेक्षाकृत कम थी, ठीक है। अपेक्षाकृत कम थी इनकी उपलब्धियां, जितना सोचा था उतनी उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पाई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, ठीक है, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि ये मूल रूप से विकासशील देशों पर केंद्रित था इसमें, ठीक है।
इसमें विकसित और अल्पविकसित देशों को शामिल नहीं किया गया था, है ना, कि यही लक्ष्य जो है विकासशील देश ही जो हैं वो एमडीजी को प्राप्त करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात थी, ठीक है, जिनके कारण एमडीजी की जगह एसडीजी को लेके आया गया, ठीक है, इस सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो थे समावेशी नहीं थे। ठीक है, ओके, ये समावेशी नहीं थे, इनकी सीमाएं थी कुछ, है ना, इसमें पर्यावरण संरक्षण की स्पष्ट तौर से कोई बात नहीं की गई थी, है ना, जैव विविधता की संरक्षण की कोई स्पष्ट तौर से बात नहीं की गई थी, विकास की कोई बात नहीं की गई थी, तो ये समावेशी नहीं थे। ठीक है, इनमें जो बातें कही गई थी वो सतही बातें थीं और इनका समय भी पूरा हो चुका था। इस वजह से 2015 में एमडीजी की जगह एसडीजी को अपनाया गया। अब समझिए, इसमें भी सीमाएं दी हैं कि एमडीजी में केवल 8 लक्ष्य थे। ठीक है, 8 लक्ष्य थे जो मुख्य रूप से विकासशील देशों पर केंद्रित थे। ठीक है, पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा, असमानता जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया था। तो हमने क्या बताया, समावेशी नहीं थे, सभी विषयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये मूल रूप से गरीबी को दूर करने के लिए, है ना, लैंगिक समानता के लिए, है ना, और स्वास्थ्य बेहतरी करने के लिए थे। ज़्यादा अन्य चीज़ों पर बल नहीं दिया गया था। बढ़ती गरीबी एवं असमानता, ठीक है, गरीबी और असमानता लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जैसे चरम गरीबी हो कहते हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी निपटना था, है ना। पूरे विश्व में असमानता, 2 वर्ग हो गए थे, एक अमीर एक गरीब। जो विश्व की अधिकतर जनसंख्या थी वो पेट भर के भोजन, मतलब 2 वक्त पेट भर के भोजन भी प्राप्त नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का जो संकट था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था, है ना। एमडीजी में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी बहुत कोई बड़े उपाय नहीं किए गए थे। पर्यावरणीय क्षरण हो ही रहा था, जनसंख्या वृद्धि हो ही रही थी, तो इन सभी कारणों से 2015 में सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए। तो यहाँ तक हम पहुंचे कि सतत विकास लक्ष्य कब अपनाए गए, मतलब क्यों लेके आए गए, क्या समस्याएं थी एमडीजी में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, सतत विकास लक्ष्य, है ना। इनकी संख्या, इन्हें कब अपनाया गया है, 2015 में अपनाया गया, और इनका कार्यकाल है ना, इनकी जो, इन्हें देखिए अडॉप्ट कब किया गया, इन्हें अडॉप्ट कब किया गया है, 2015 में। इनकी समय सीमा क्या है, 2015 से लेकर 2030 तक है। ठीक है, इनकी समय सीमा कब तक है, 2015 से 2030 तक है। ठीक, ओके, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, वो 17 है, और इनके लिए इन 17 में कितने सब गोल्स हैं, इनकी संख्या कितनी है, 169 है। ठीक है, कितनी है, 169। ठीक, और इसकी जो टैग लाइन है, ठीक है, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, ये अलग अलग याद रखने हैं आपको। इनका जो मूल सिद्धांत जो है वो क्या है, लीव, ठीक है, इनका जो मूल सिद्धांत है वो है लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे न छोड़ना, ये इनका मूल सिद्धांत है। ठीक, तो वर्तमान जो समय चल रहा है 2026 में, वो एसडीजी को प्राप्त करने का चल रहा है। 2030 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा। हो सकता है कि इसके बाद किन्हीं नए लक्ष्यों को लेकर आया जाए और उनको प्राप्त करने के लिए नई रणनीति बनाई जाए। अब यहाँ पर एसडीजी से जो लक्ष्य प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, या कोई एक लक्ष्य दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे देखिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है प्रश्नों की, है ना, प्रश्नों की प्रकृति क्या है। प्रश्न बन मान के चलिए, इसमें पहला है सुमेलित करें, मतलब सुमेलित कीजिए, इस तरीके के प्रश्न बनता है। ठीक, मान लीजिए दे दिया गया SDG 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, SDG, ठीक, और इधर दे दिया गया आपका, मान के चलिए अलग अलग, है ना, यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे टिकाऊ शहर, ठीक, टिकाऊ शहर दे दिया गया, ठीक, ओके, यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास दे दिया गया, आर्थिक विकास दे दिया गया, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि आपको मैच करना है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बन सकता है, प्रश्न 2 क्या बन सकता है इसमें, है ना, तो प्रश्न 2 बन सकता है कि SDG 6 संबंधित है, ठीक, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, कि गरीबी दूर करना, भुखमरी को दूर करना, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, है ना, या ऊर्जा सुरक्षा, इस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो अब हम एक एक SDG को पढ़ेंगे और हमें किस तरीके से याद रखना है वो समझेंगे, ठीक है, ओके। देखिए शुरुआत होती है SDG की, पहला है गरीबी का अंत। SDG फर्स्ट क्या है, गरीबी का अंत, गरीबी के जितने भी रूप हैं उन सभी का अंत करना है। भारत सरकार इसी दिशा में बहुत सारी योजनाएं बना रही है। तो सबसे पहले हमें SDG को समझना है ना, कि कैसे हम याद रखेंगे इन SDGs को। तो पहला क्या है, गरीबी का अंत, दूसरा भुखमरी का अंत, तीसरा उत्तम स्वास्थ्य, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता और छठवां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो पहला क्या है, गरीबी का अंत, दूसरा है भुखमरी समाप्त करना, तीसरा उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता और छठवां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। अब ये तो हमें पता है, लेकिन हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, तो ये समझना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमें इन्हें याद कैसे रखना है, ठीक है, तो समझिए कि हम इसे याद कैसे रखेंगे, ठीक। तो याद रखने के लिए ट्रिक कैसे है, मतलब हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है, तो मूल चीज यही है। तो सबसे पहले SDG 1, आपको SDG 1 आपको याद रखना चाहिए, है ना, रखना पड़ेगा, पहला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि गरीबी का अंत है ना, तो याद रखना है सिर्फ यहाँ पे आपको गरीबी। तो हमें क्या करना है, पहले में गरीबी को दूर करना है, गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है। अब दूसरा इसी के साथ जोड़ते चले जाएंगे, किस प्रकार से बनाना है, फिर दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, भुखमरी का अंत, भुखमरी समाप्त करना। सिर्फ आपको भुखमरी याद रखना है, अपने आप याद हो जाएगा बाकी। भुखमरी, जब गरीबी दूर होगी, पहले हमें क्या दूर करना है, गरीबी, जैसे ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी वैसे ही भुखमरी भी आपकी दूर हो जाएगी, है ना। जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आप अच्छा खाना भी खाने लगेंगे। तीसरा है, जब आपकी भुखमरी दूर हो जाएगी, जब बेहतर खाना मिलने लगेगा, गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने लगेगा आपको, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर स्वास्थ्य, आपको बस स्वास्थ्य याद रखना है, बाकी याद रहेगा आपको, है ना। तो गरीबी दूर होगी तो वैसे आपकी भुखमरी दूर हो जाएगी, भोजन सही से मिलने लगेगा, भरपेट भोजन मिलने लगेगा, भरपेट भोजन मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। जैसे ही स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, है ना, तो आप कहाँ जाने लगेंगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगेंगे। जैसे ही पेट भरता है तब आदमी दूसरी चीज़ों को सोचता है, तो इसी प्रकार से जब आपका पेट भर जाएगा, लोगों का पेट भर जाएगा, तो वो शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। फिर शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा ही लैंगिक समानता आती है, ठीक है, लैंगिक समानता आती है, ठीक, शिक्षा के द्वारा ही लैंगिक समानता आती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो जितना ज्यादा अनपढ़ है
है ना, जो समाज जितना ज़्यादा अनपढ़ है वहाँ पे महिला और पुरुषों के बीच विभेद उतना ही ज़्यादा है, असमानता उतनी ही ज़्यादा है। और जो जितना पढ़ा लिखा समृद्ध समाज होता है वहाँ पे महिला और पुरुषों के बीच समानता उतनी ही अधिक रहती है। ठीक है, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देख लीजिए, ठीक है, और भी विकसित देश देख लीजिए, न्यूजीलैंड जैसे देश है ना, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। ठीक है, और लैंगिक समानता के बाद जहाँ पर लैंगिक समानता होगी, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, वहाँ स्वच्छता पर बल दिया जाएगा। आपको पता है, आप इस तरीके से याद रखना है कि आपके घर की साफ सफाई, स्वच्छता पर आपके घर में कौन ध्यान देता है? महिलाएं अधिक ध्यान देती हैं। तो जैसे ही आप के घर में लैंगिक समानता आ जाएगी, वैसे ही क्या होगा कि स्वच्छता पर भी आप बल देने लगेंगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, गरीबी दूर होगी तो भुखमरी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर होगी तो बेहतर स्वास्थ्य होगा, बेहतर स्वास्थ्य होगा तो बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी तो लैंगिक समानता आएगी, और जब लैंगिक समानता आएगी तो फिर लोग स्वच्छता पर भी बल देने लगेंगे। अब सातवां क्या है? ठीक है, सातवां है ऊर्जा सुरक्षा। अब हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं से आगे बढ़कर कहां पहुंचेंगे? अन्य चीजों पर पहुंचेंगे, विकास की ओर पहुंचेंगे, है ना। किस पर पहुंचेंगे? विकास की ओर। ठीक है, विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है? सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात करने लगे। जो मूलभूत चीजें थी वो हमारी पूरी हो गई, गरीबी दूर, भुखमरी दूर, है ना, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता। अब हम विकास की बात करेंगे तो हम ऊर्जा की बात करने लगेंगे। जैसे ही आपके घर में थोड़ी सी समृद्धि आती है तो आपका ऊर्जा कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पंखा, टीवी, लाइट है, टीवी आ जाएगी, पंखा आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, वैसे सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास भी होने लगता है। ठीक है, ऊर्जा सीधे सीधे आर्थिक विकास से जुड़ा है ना। किसी भी देश की समृद्धि के बारे में, किसी भी देश के विकास के बारे में समझने के लिए वहाँ के आपको ऊर्जा कंजप्शन के पैटर्न को समझना पड़ता है कि अगर ऊर्जा वहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रही है तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जिस घर में बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, एक साधारण भाषा में बता रहा हूँ मैं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस घर में ज़्यादा लाइट खर्च हो रही है तो अर्थात वहाँ पे आर्थिक विकास ठीक से हुआ है, वहाँ पे आधुनिक सुख सुविधाओं की से संबंधित सारे उपकरण भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद है उद्योग एवं नवाचार एवं अवसंरचना। जब आर्थिक विकास होगा तो उसके बाद आप उद्योग लगाने के लिए, है ना, नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, है ना, और अवसंरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सोचने लगेंगे। ठीक है, ओके, और फिर असमानताओं में कमी आएगी। ठीक है, समझिए, देखिए ऊर्जा आ गई आपके पास, तो ऊर्जा जब आई आपके पास, है ना, जब सभी लोगों को बेहतर ऊर्जा मिल गई तो बेहतर ऊर्जा के बाद आपका क्या हुआ? आर्थिक विकास। तो हमने आपको सीधे सीधे भी बताया कि ऊर्जा की खपत जो है सीधे सीधे आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है ना। यदि आपके यहाँ, आपके शहर में, आपके देश में, आपके घर में ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही है तो सीधा सीधा इसका ये अर्थ है कि आपका आर्थिक विकास ठीक से हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे ऊर्जा की खपत कम हो रही है तो ये स्पष्ट है कि आपका आर्थिक विकास कम हुआ है। अब यहाँ पे इसके और भी बहुत ज़्यादा आयाम है, लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि ये समझना है, इस वजह से हम अन्य आयामों पर अभी ध्यान नहीं देंगे। अब आपका आर्थिक विकास हो गया, तो जब आपका आर्थिक विकास हो गया तो अब आप किसके बारे में सोचेंगे? आप नए नए उद्योग लगाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप नवाचार के बारे में सोचेंगे। ठीक, और आप अवसंरचना के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं हम थोड़ा सा कैसे सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब व्यक्ति के पास पैसा होता है और उसकी आजीविका अच्छे से चल रही होती है, ठीक है, तो वह अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करता है जिससे उसकी जो आय है और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके पास नए नए विचार आने लगते हैं, है ना, नवाचार
होने लगता है, ठीक है, कि हमें ये काम ऐसे नहीं करना है, ये काम ऐसे नहीं करना है, और वो अवसंरचना बनाने लगता है, अर्थात अपना घर बड़ा करने लगता है, ठीक है। जैसे हम देश के बारे में बात करेंगे तो जब भारत का आर्थिक विकास होने लगा ज़्यादा तो नए नए उद्योग लगने लगे, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलने लगे, है ना, नवाचार होने लगा, ठीक है, और अवसंरचना बहुत सारी सड़कें, रेलवे, एक्सप्रेस वे, है ना, एयरपोर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें बनने लगी, ठीक। अब आता है 10, ठीक है, और जब उद्योग, नवाचार, अवसंरचना बनने लगती है तो वैसे ही असमानता में भी कमी आने लगती है। किसमें कमी आएगी? असमानता में कमी, ठीक। इसको एक तरीके से तारतम्यता से जोड़ के रखना है, कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? देखिए, जब अवसंरचना का ज्यादा विकास होने लगा, ठीक है, तो गांव और शहर के बीच जो असमानताएं थी वो समाप्त होने लगी, ठीक है। पहले गांव से शहर आने में समय लगता था, लोग अधिक से अधिक गांव के लोग शहर आना चाहते थे, लेकिन अब वो सारी सुविधाएं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी अवसंरचना गांव में भी अगर मौजूद हो गई हैं, गांव में भी मौजूद हो गई हैं जो शहरों में थी, इस वजह से पलायन पर भी रोक लगी है, मतलब असमानताएं समाप्त होने लगी हैं, ठीक है। सड़कें, एक्सप्रेस वे इत्यादि बनने से शहर और गांव के बीच की दूरी भी समाप्त हो गई है, इससे भी असमानता में कमी आई है। आज आगरा और लखनऊ के बीच जैसे एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ठीक, तो आगरा और लखनऊ के बीच असमानता कम हो रही है क्योंकि दोनों के बीच आवाजाही अधिक सुगम हो गई है। तो जब अवसंरचना, उद्योग और नवाचार होने लगता है तो असमानता भी दूर होने लगती है। तो यहां 10 तक पहुंच गए हम, ठीक। फिर 11वां क्या है इसमें? जब असमानता में कमी आएगी तो सतत शहर बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? सतत शहर बनेंगे, ठीक है। सतत शहर कैसे बनेंगे? जैसे आज हमारे सामने कई सारी समस्याएं हैं, जिनमें से एक यह भी समस्या है कि जो हमारे शहर हैं वो अनियोजित हैं, ठीक है, अनियंत्रित हैं, भीड़ भाड़ वाले हैं। शहर का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें एलीट क्लास के लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पर अवसंरचना बेहतर होती है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे गंदगी होती है, स्लम्स होते हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, ठीक है। तो यदि असमानता में कमी आ जाएगी, इस प्रकार की असमानता में कमी आ जाएगी, तो शहर भी सतत बनेंगे, सस्टेनेबल बनेंगे, ठीक, ओके। फिर अगला है बेहतर उपभोग पैटर्न, बेहतर उपभोग, ठीक है। बेहतर उपभोग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। बेहतर उपभोग को उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है, कि उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को उपभोग करने के लिए, ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त होने लगेंगी, है ना। दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब आर्थिक विकास हो जाएगा, ऊर्जा प्राप्ति हो जाएगी, तो उपभोग ऐसा होगा जिससे आर्थिक विकास तो हो, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो। जैसे अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, कि एक तरफ हमें ऊर्जा भी मिल रही है और दूसरी तरफ उससे मतलब दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन से जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होती हैं, उन पर भी रोक लगी है। तो यहां तक पहुंचे हम लोग। तो हम लोगों ने कितना समझ लिया अभी तक? 12 समझ लिए, ठीक है। फिर 13वां क्या है? तेरहवां है आपका जलवायु कार्रवाई, जलवायु कार्रवाई, ठीक है। अर्थात अब यहां तक चीजें प्राप्त हो गई हमें कि हमने गरीबी, भुखमरी को दूर कर लिया, स्वास्थ्य को बेहतर कर लिया, शिक्षा भी मिल गई हमें, स्वच्छता भी प्राप्त कर ली, स्वच्छ पेयजल भी मिल गया हमें, ऊर्जा भी मिल गई हमें, हमने आर्थिक विकास भी कर लिया, हमने उद्योग नवाचार भी लगा लिए, असमानता भी समाप्त कर दी हमने, शहर भी बेहतर कर लिए, उपभोग पैटर्न भी अच्छा कर लिया, तो है ना। तो अब हमने एक तरह दो चीजें पूरी कर ली, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, है ना, शुरुआत में ही बताया था कि जो एसडीजी हैं इनके 3 पिलर हैं। तो शुरुआत के जो 12 हैं, ठीक है, इन 12 में हमने 2 काम कर लिए कि एक तो हमने आर्थिक विकास पर भी ध्यान दे लिया, किस पर ध्यान दे लिया? आर्थिक विकास पर ध्यान दे लिया, और दूसरी तरफ हमने सामाजिक समावेशन पर ध्यान दे लिया, सामाजिक समावेशन
वेशन पर ध्यान दे लिया दूसरी तरफ हमने इन 12 में। अब बाकी के जो है वो तीसरा क्या बचा था, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण बचा था। अब पर्यावरण से संबंधित बाद में है, ठीक है, तो ये जलवायु कार्रवाई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ठीक है, पर्यावरण को बेहतर करना है, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें नीति बनानी है, हमें योजनाएं बनानी है, उस दिशा में सोचेंगे। पहले 2 समस्याओं को दूर किया हमने, आर्थिक विकास किया हमने, सामाजिक विकास किया। ठीक है, अब हम जलवायु परिवर्तन पर को रोकने के लिए कानून बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। तो ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, जलवायु कार्रवाई कर ली। 14 क्या है फिर हम, अब हम जैव विविधता पर बात देंगे। तो जल के नीचे जीवन, जल के नीचे या जल में जीवन, ठीक है, जल लिए जीवन की बात करेंगे। ठीक है, अर्थात जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल में रहने वाले जीव जंतु वनस्पति है, उनकी रक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, है ना, है ना। जल के नीचे जीवन, है ना, समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, मत्स्य संसाधन प्रवाल की सुरक्षा। मतलब जो जलमंडल है, हमारे समुद्र हैं, उनमें रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण करेंगे, समुद्री जल को बेहतर करेंगे, उसमें होने वाले प्रदूषण को रोकेंगे। ठीक, ओके। फिर हम 14वां क्या करेंगे, 15वां क्या करेंगे, स्थल पर जीवन। ठीक है, ओके, जल पर जीवन हो गया, अब स्थल पर जीवन, अर्थात जो हमारा स्थल मंडल है वहां पर जो प्रदूषण है उसको दूर करेंगे, वहां के जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, वहां के संसाधनों का संरक्षण करेंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ओके, तो क्या आएगी फिर, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बनेंगी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, शांति, न्याय आएगा और सशक्त संस्थाएं बनेंगी। संस्थाएं कैसी बनेंगी, सशक्त बनेंगी। और 17वें में क्या है कि हमें इसके लिए क्या आवश्यक है, वैश्विक साझेदारी आवश्यक है, साझेदारी करना आवश्यक है। ठीक है, वैश्विक साझेदारी करेंगे हम। ठीक है, तो ये 17 आपके सतत विकास लक्ष्य हो गए। ठीक, बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमें इसका पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, सतत विकास लक्ष्य की हमें पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, और किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में हम याद कर सकेंगे इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। इसके लिए हमें क्रमबद्ध रूप से उनका क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य में हमें गरीबी को दूर करना है। गरीबी जब हमारी दूर हो जाएगी तो स्वतः ही हमारी भुखमरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीबी दूर होने के बाद हमें बेहतर भोजन प्राप्त होने लगेगा। ठीक, और जब हमारी भुखमरी दूर होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। क्यों, जब आपको भरपेट और पोषण युक्त, गुणवत्ता युक्त भोजन मिलने लगेगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य होगा तो आप शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे, और शिक्षा लेने के लिए जाएंगे, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है यह स्पष्ट करती है कि अब देश में, समाज में, पूरी पृथ्वी पर लैंगिक समानता स्थापित होगी। लैंगिक समानता स्थापित होगी तो हम किस तरीके समझेंगे कि जो महिलाएं हैं वो स्वच्छता के प्रति अधिक बल, स्वच्छता को अधिक बल देती हैं। महिलाएं स्वच्छता पर अधिक बल देती हैं तो अपने आप क्या आएगी, स्वच्छता आ जाएगी। ठीक है, स्वच्छता पर बल देने लगेंगे तो हमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता मिलेगी, है ना। महिलाएं जो हैं उनका जो रुझान होता है, झुकाव होता है, स्वच्छता के प्रति अधिक होता है, तो हमें स्वच्छता प्राप्त हो जाएगी। जब अब यहाँ तक पहुँच गए तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, जब स्वच्छता हो गई अब हम नई चीज़ों पे बात करेंगे, दूसरी चीज़ों पे थोड़ा सा अपडेटेड होकर बात करेंगे, है ना, कि अब हमें ऊर्जा सुरक्षा पर बल देना होगा, है ना। जब हमें सब कुछ खाना मिल गया, पीना मिल गया, ठीक है, घर मिल गया, है ना, शिक्षा मिल गई,
तो अब हम किस पर बात करेंगे? ऊर्जा की बात करेंगे। तो ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे। अब जैसे ही आपको ऊर्जा मिल जाएगी, आपके पास ऊर्जा होगी, तो आपका आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और जब आर्थिक विकास आपको सुनिश्चित हो जाएगा तो आप उद्योग, नवाचार और अवसंरचना की बात करने लगेंगे, है ये सब मिल जाएगा आपको। और जब उद्योग, अवसंरचना, नवाचार होगा तो असमानता में कमी आएगी। असमानता में कमी आएगी तो शहर बेहतर बनेंगे। इसको दूसरी तरीके से ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब गांव और शहरों के बीच असमानता समाप्त हो जाएगी तो गांव से होने वाला पलायन, गांव से जो शहरों की ओर पलायन होता है वो पलायन रुक जाएगा। तो शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी और शहर नियोजित बन सकेंगे, सतत बन सकेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद उपभोग पैटर्न बेहतर रहेगा, है ना, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चीजें मिल सकेंगी। ठीक, उसके बाद हम चौथा होता है जलवायु परिवर्तन संरक्षण की बात करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करेंगे कि हमें किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसके लिए उचित नीतियां और उचित योजनाएं बनाई जाएंगी। फिर हम समुद्री क्षेत्र, समुद्री जीवन और समुद्री जैव विविधता को रोकने के लिए प्रयत्न करेंगे। आपको पता होगा कि पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर समुद्रों का विकास है और समुद्र इस समय जैव विविधता ह्रास, प्रदूषण से करहा रहे हैं। तो उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर जो जैव विविधता, स्थल पर जीवन, पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण, जैव विविधता इत्यादि को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा तो शांति, न्याय और सशक्त समाज बनेगा, संस्थाएं सशक्त बनेंगी। ठीक, ओके। तो लास्ट में क्या है कि 17वां है कि इन सभी के लिए हमें वैश्विक साझेदारी पर बल देना होगा। धन्यवाद। वैश्विक साझेदारी पर बल देना होगा। तो इस प्रकार ये सतत विकास लक्ष्य से संबंधित आपका टॉपिक समाप्त होता है। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए, इसी प्रकार के विविध से संबंधित और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।